हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क कल्चर पे। इसमें हम देखेंगे कि वर्क कल्चर एक्चुअली होता क्या है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में वर्क कल्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके साथ साथ हेल्दी वर्क कल्चर क्या होता है, पुअर वर्क कल्चर क्या होता है, और साथ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को हेल्दी बनाने के लिए जो सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का जो वर्क कल्चर है वह ज़्यादा हेल्दी या स्ट्रांग क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो ये इथिक्स का पूरा नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहां से पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसका सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपने पास रख करके देखिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्क कल्चर क्या होता है। सिंपल सी बात है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होंगे जो एम्प्लॉइज होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, और साथ में एक बॉस होगा। मतलब एक ऑफिस का एक पर्टिकुलर बॉस होता है और उसके अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो वर्क कल्चर का सिंपल सा मतलब यही होता है कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनकी पंक्चुअलिटी क्या है, उनके अंदर कितना डेडिकेशन है। ठीक है, वो कितने अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को लेकर के सीरियस हैं, या फिर जो कस्टमर हैं या जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं उनका अगर कोई ग्रीवांस है, कोई शिकायत है तो उसको किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो इन सब कंपोनेंट्स को मिला करके एक कल्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क कल्चर। सिंपल भाषा में किसी भी ऑफिस के एम्प्लॉयज और बॉस का जो काम करने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं वर्क कल्चर। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। वर्क कल्चर इज अ कंसेप्ट विच डील्स विद द बिलीव्स, थॉट प्रोसेस एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज। इट डिसाइड्स द वे ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज जब काम करेंगे तो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, अपने आइडियाज अपने वैल्यूज को शेयर भी करेंगे। एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू is said to have a strong work culture when employees follow the organization's rule, adhere the existing guidelines। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये माना जाएगा कि उनका वर्क कल्चर स्ट्रांग है। अब देखिए, रूल्स और रेगुलेशन और एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी इंक्लूड करता है कि आप टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं, टाइम से ऑफिस से आप जा रहे हैं, साथ में जो काम आपको दिया जा रहा है उसको आप टाइमली पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आपका बिहेवियर ऐसा हो ऑफिस में कि आप सिर्फ काम से काम रख रहे हैं, किसी और से कोई इंटरेक्शन, कोई फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक अनप्रोफेशनल वर्क कल्चर माना जाता है। तो रूल्स और रेगुलेशन और गाइडलाइंस में ये सब सारी भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपके इथिकल और मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करती हैं। ओके, इट इज इसेंशियल फॉर द एम्प्लॉयज टू एंजॉय एट वर्क प्लेस, फॉर देम टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्रोफेशनल लॉयलिटी। मतलब ये कि एक तो है कि आपकी प्रोफेशनल लॉयलिटी है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसको टाइमली पूरा कर रहे हैं। बट साथ में ये भी है कि आप अपने वर्क प्लेस को एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय आप तभी कर पाएंगे जब आपका हेल्दी रिलेशनशिप होगा अपने जो आपके फेलो मेंबर्स हैं उनके साथ। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑफर पॉजिटिव एम्बियंस to the employees for them to concentrate on the work rather than interfering in each other's work। मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। इसके बजाय ऐसा ना हो कि वो अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, दूसरे काम को ज़्यादा जज कर रहे हैं, दूसरे के काम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने काम को छोड़ करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए वो अनप्रोफेशनल वर्क कल्चर है, अनहेल्दी वर्क कल्चर है। ओके, सच अ वर्क कल्चर प्लेज एन important रोल इन extracting the best out of employees and making them stick to organization for longer time। अगर आपका वर्क कल्चर हेल्दी होगा, वर्क कल्चर अच्छा होगा, पॉजिटिव एम्बियंस होगा, एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छा इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उनके थॉट प्रोसेस
मतलब कुल मिलाकर के डिस्कस कर रहे हैं साथ में, उनके बिलीफ मैच कर रहे हैं। तो ऐसे में इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, और जो आपका रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और ज़्यादा टाइम तक के लिए वो एम्प्लॉइज आपके साथ बने रहेंगे। अगर हम बात करें कि किसी भी वर्क कल्चर में या फिर किसी भी ऑफिस में जो वर्क कल्चर है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाया गया है, कोई भी आप ये समझ लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसको कोई ना कोई उसका फाउंडर रहा होगा। और जो फाउंडर रहा होगा तो उसके कुछ ना कुछ बिलीफ रहे होंगे, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस रहे होंगे, कुछ ना कुछ विजन रहा होगा, गोल रहा होगा, ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो यही कि आप लेगेसी को कंटिन्यू कीजिए। आप विजन, ऑब्जेक्टिव और गोल्स को चेंज मत करिए। जो फाउंडिंग फादर ने विजन रखा है, हाँ उसमें थोड़ा बहुत आप क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, पर जो बेसिक फंडामेंटल गोल है, वो जो लेगेसी है उनकी, जो फाउंडर्स है उनके लेगेसी को आपको कंटिन्यू करना है। उसके साथ साथ आपको हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है, और वो आपके काम में दिखना चाहिए। उसके साथ साथ वर्क इथिक्स में दोस्तों सिर्फ यही नहीं है कि आप 10 बजे आइए, 5 बजे तक काम करिए, उसके बाद चले जाइए, बल्कि जब आप ऑफिस में हो तो आप डिसिप्लिन रहिए, आप एक डिसेंट व्यवहार कीजिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखिए। मतलब ये कि जो ऑफिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील नहीं की जा सकती हैं, उसको आप रिवील ना करें, अपने तक रखें। उसके साथ साथ आप अपने जो आपके फेलो मेंबर्स हैं, जो आपके फेलो एम्प्लाई हैं, उनके साथ भी लॉयल रहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी लॉयल रहिए, और अपने बॉस के प्रति भी लॉयल रहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कमिटमेंट, ड्यूटी होनी चाहिए, एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑन टाइम। मतलब ये कि सिर्फ आपको डिलीवरी आप सर्विस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो आपको सर्विस डिलीवर करना है उसको सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाइए। उसके बाद आपके काम में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो सारी चीज़ों में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को आप कुछ इस तरह से ट्रीट कीजिए कि आपका एग्जिस्टेंस ही उन्हीं से है। उनके अगर कोई भी शिकायत है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो परेशानी या समस्या इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट की वजह से है, तो आप लॉन्ग टर्म में अपना गोल बनाइए कि जो भी संस्थागत परेशानियां हैं आप उसको दूर करेंगे। उसके साथ साथ रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क, मतलब ये कि अगर कोई हार्ड वर्क है, कोई अच्छा एम्प्लाई है, तो आप उसको रिवार्ड दीजिए, उसको प्रमोशन दीजिए उसके मेरिट के बेस्ड पे, या फिर इंक्रीमेंट दीजिए, बोनस दीजिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो एम्प्लाई है उसका मोराल बूस्ट होगा, उसका एटीट्यूड आपके काम के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और वो ज़्यादा हार्ड वर्क और मेहनत के साथ आपका आपका काम करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंसेज या सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं वर्क कल्चर में, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर। उसका जो मेन गोल है वो होता है पब्लिक वेलफेयर। तो उस हिसाब से उस विजन को ध्यान में रख करके पब्लिक ऑफिस काम करते हैं। बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो मेन गोल होता है वो होता है प्रॉफिट या बिजनेस। उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मल ड्रेस कोड, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, और एक फॉर्मल ड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट में देख लीजिए तो पुलिस के लिए एक आपके पास यूनिफॉर्म होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देख लीजिए तो उसमें भी यूनिफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ जो अ, आप नॉन यूनिफॉर्म वाली जॉब को भी देख लीजिए तो उसमें भी एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है कि आप कुछ भी लाल नीला पीला बाल करके नहीं जा सकते हैं, आप दाढ़ी और ये सब करके नहीं जा सकते हैं। आपका एक फॉर्मल ड्रेस होता है। बल्कि जो प्राइवेट वर्क कल्चर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या होता है, आप क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, उससे नहीं मतलब है, पर मतलब होता है डेडलाइन से, कि एक डेडलाइन निश्चित की गई है, उसके अंदर आपको काम करना है, तेजी से काम करना है। ठीक है। कंपटीशन भी करना है विथ अनदर, मतलब कि जो भी आपके साथ में और भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में भी कंपटीशन होता है कि कौन डेडलाइन के अंदर काम कर लेता है, कौन तेजी से काम कर लेता है। ठीक है। कौन कितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, मतलब कुल मिलाकर के टारगेट बेस्ड होता है। मतलब ये सिंपल सी बात ये है कि ये हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, और जबकि ये हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं। उसके बाद जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लव टू बी फॉलोड,
while delivering the service। सिंपल सी बात है कि आप जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। जो लॉ बोलता है, जो कानून बोलता है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो फोकस होता है वो होता है इफिशियंसी पे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और कुछ कंपनी के रूल तोड़ भी रहे हैं, लेकिन आपके काम के अंदर इफिशियंसी है और उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो जो कंपनी का बॉस है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो ऑफिस है उसका जो बॉस है, वो आपको अप्रेज करेगा। ठीक है ना। उसके बाद देयर इज नो मच स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। सिंपल सी बात है कि पब्लिक सेक्टर में हमेशा आपको एक रूल, एक रेगुलेशन, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आप अगर उस प्रोसीजर से हट के काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर आप मेमो इशू हो जाएगा, सो कॉज नोटिस जारी हो जाएगा। लेकिन जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके आप जो कंपनी है आप उसको अगर प्रॉफिट दे रहे हैं तो आपका अप्रिसिएशन निश्चित है। उसके साथ साथ देखिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में सॉरी पब्लिक सेक्टर में रेड टेपिज्म है, लो लेवल डिलीवरी है, लो स्किल्स है, हायरार्की एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। बल्कि इसके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो है वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स राइट्स एट स्टेक। आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हैं और आपके किसी भी राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा उसको चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ, कोर्ट ऑफ लॉ में। बट यहाँ पे एक तो आपका राइट्स क्लियरली मेंशन नहीं है, और अगर आपका राइट्स कोई वायलेट हो रहा है, इंफ्रिंज हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट कुछ आवाज भी उठा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो ये सिंपल सी बात है जो डिफरेंसेज है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वर्क कल्चर में। तो आप सिंपली यहाँ से उठा करके सीधा वर्ड टू वर्ड अपने आंसर में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि फीचर्स ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर, अगर कोई ऑफिस है उसमें हम ये कहें कि हेल्दी वर्क कल्चर कब आएगा, या फिर कोई ऑफिस है और वो ये कहता है कि उसका वर्क कल्चर बहुत हेल्दी है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉइज मस्ट बी चीयरफुल, पोलाइट एंड पंक्चुअल। मतलब ये कि मजे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे से पोलाइटली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कस्टमर से भी और अपने साथ में भी, और अपने टाइम को लेकर के पंक्चुअल है। तो पहला जो फीचर है वो यही है। One must respect his fellow worker, backbiting is considered strictly unprofessional। मतलब ये अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में मत टांग अड़ाओ, और पीठ पीछे जो बुराइयां होती हैं ये अनप्रोफेशनल माना जाता है। उसके साथ साथ दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा फीचर क्या है, अप्रिसिएटिंग द टॉप परफॉर्मर्स इज इम्पॉर्टेंट। देखिए जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एम्प्लॉइज फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। ऐसे गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके साथ साथ जो इम्प्लॉइज हैं उनके साथ बॉस को हमेशा फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए और उस हिसाब से ही पॉलिसीज बनाना चाहिए, ताकि जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंडली बना रहे। उसके साथ साथ इनकरेज डिस्कशंस, इम्प्लॉइज को फ्री हैंड दीजिए कि वो आपस में बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फ्रीली डिस्कस करें, और उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो बात करने के तरीके हैं उस पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। उनको फ्री हैंड दिया जाए कि वो जो भी उनके मन में है वो बोले, और उस डिस्कशन के दौरान उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए। इससे दोस्तों ये क्या होगा, क्या कि जो भी रिजल्ट आएगा वो बेटर रिजल्ट आएगा, बेटर बेटर कंक्लूजन पे हम पहुंच पाएंगे। उसके साथ साथ सिंपल सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एट ऑल लेवल्स। टीम बिल्डिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। टीम एक कोई भी काम है अगर उसको टीम में मिल करके काम किया जाता है तो सिंपल सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके लिए टीम बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ट्रेनिंग में सब लोग साथ में जाएंगे, सब लोग साथ में रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, आइडियाज और वैल्यूज शेयर करेंगे, तो उनके अंदर एक टीम भावना आएगी। वर्कशॉप्स हम कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलेगा, टीम बिल्डिंग का एक अच्छा मौका मिलेगा। उसके बाद पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉई को अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, और अगर बुरा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना, सॉरी, उसको पनिश करना चाहिए। ठीक है। अगर आप पार्शियलिटी करेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक हैं, उसकी ज़्यादा कद्र करते हैं, वो आपका सीनियर है, रिश्तेदार है, ये है वो है, पार्शियलिटी करेंगे तो जो वर्क कल्चर डेवलप होगा उसको हम अनहेल्दी वर्क कल्चर बोलेंगे। उसके बाद इम्प्लाइज शुड बी जज्ड ओनली बाय देयर वर्क। कौन क्या है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके रिलेटिव्स कौन है,
उसको साइड में रख करके अगर किसी भी एम्प्लॉई का जो आप सीपीआर बनाते हैं, एपीआर बनाते हैं, जो भी है, अगर उसमें आप उसके सिर्फ वर्क को देख रहे हैं, उसके मेरिट को देख रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि उस ऑफिस का जो वर्क कल्चर है वो हेल्दी है। सिंपल सी बात है। अगर हम एक समरी के रूप में देखें कि पुअर वर्क कल्चर का क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या क्या फीचर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफिस पॉलिटिक्स, मतलब ये कि इनके अगेंस्ट वो काम करना, उनके अगेंस्ट वो काम करना, उनकी शिकायत करना, इनकी शिकायत करना, अपने फेलो एम्प्लॉय को नीचे गिराने के लिए कुछ अलग से स्वांग रचाना, ये वो तामझाम, तो ये सब सारी चीजें जो है पुअर वर्क कल्चर में आती हैं। दूसरा है इनएफिशिएंसी, मतलब ये कि आप पता चला कि 2 बजे आ रहे हैं, 5 बजे चले जा रहे हैं, कोई काम आपको दिया जा रहा है, आप उसको ढंग से नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और टाइम से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनएफिशिएंसी एक पुअर वर्क कल्चर का फीचर है। उसके बाद वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस, मतलब इतना ज़्यादा काम दे दिया गया कि एक काम के बाद दूसरा काम आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि इम्प्लाई जो होगा वो स्ट्रेस में आएगा, और जब स्ट्रेस में आएगा तो प्रेशर फील करेगा, प्रेशर फील करेगा तो इनएफिशिएंसी उसके काम में दिखाई देगी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी इम्प्लाई हैं उनका पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो रहा है चाहे वो सही हो रहा है, पर उनसे कोई कुछ पूछने नहीं जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके वर्क कल्चर में, आपके ऑफिस में, तो ये आपका समझा जाएगा कि आपका जो वर्क कल्चर है वो पुअर है। पुअर ग्रीवांस रिड्रेसल, और ये ग्रीवांस रिड्रेसल हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लाई है उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ शिकायतें होती हैं, और साथ में जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है जिसको आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, तो उनकी भी कुछ शिकायतें और समस्याएं होंगी। तो अगर चाहे वो इम्प्लाई की समस्याएं हैं या कस्टमर की समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं दूर नहीं की जा रही हैं समय से, तो समझा जाएगा कि आपका जो रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो पुअर है, और दैट इज वाई आपका जो वर्क कल्चर है वो भी पुअर है। पर्सनल लाइफ एंड वर्क बैलेंस, देखिए इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है या किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, और उस दिन भी आप उससे 8 बजे रात तक काम करवाने की सोचेंगे, तो उसका जो पर्सनल लाइफ है और जो वर्क बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब वो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको अब 100% नहीं दे पाएगा, और वो दिल से आपके साथ नहीं जुड़ पाएगा, मन से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर पर्सनल लाइफ और वर्क बैलेंस ठीक नहीं है, तो वह समझा जाएगा कि वर्क कल्चर आपका पुअर है। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, आप भाई भतीजा बात कर रहे हैं, आप वही बात हो गई कि किसी को अप्रेजल देना है या फिर किसी को प्रमोशन देना है, तो आप उसमें ये देख रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे कौन खड़ा है, उससे हमारा रिश्ता क्या है। तो इस तरह की चीजें एक पुअर वर्क कल्चर के फीचर्स हैं। साथ में फेवरेटिज्म, वही सिमिलर चीज कि आप किसी को, किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर रीजन से आप फेवर कर रहे हैं, जबकि वो उतना एफिशिएंट नहीं है, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके मेरिट को नहीं देख करके आप उसके और सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये पुअर वर्क कल्चर का एक कह सकते हैं फीचर है। उसके बाद लो मोरल एंड मोटिवेशन, मतलब ये कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, उसको कुल मिला करके तारीफ ही कर दो, तारीफ भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उसका मोरल डाउन होगा और वो काम करने के लिए डीमोटिवेटेड हो जाएगा। तो ये लो मोरल और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये जो है पुअर वर्क कल्चर का एक आप समझ सकते हैं फीचर है। उसके साथ साथ रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी काम है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, आप उसी को फॉलो करिए, मतलब ये फाइल पहले इस ऑफिस में, फिर इस ऑफिस में, फिर इस ऑफिस में, फिर इस ऑफिस में, तब जाके काम होगा। तो सिंपल सी बात है, रेड टेपिज्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा वर्क कल्चर उतना ही पुअर होगा। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग है, कोई भी आप गोल फिक्स कर रहे हैं, तो उस गोल में आपने जो भी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपकी जो पॉलिसी बनेगी, जो गोल बनेगा वो इंक्लूसिव नहीं बनेगा। तो जो लैक ऑफ इंक्लूसिविटी है वो आपका एक पुअर वर्क कल्चर का फीचर है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स किसके किसके बीच में, इम्प्लाई इम्प्लाई के बीच में, इम्प्लाई बॉस के बीच में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में। तो किसी भी तरह का अगर कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट तब आएगा जब आप शिकायतें नहीं सुनेंगे, और शिकायतें नहीं सुनेंगे तो शिकायतों का जो सोल्यूशन है वो भी नहीं मिलेगा, तो कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। तो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट वर्क कल्चर को पुअर बना देता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक
सेटअप है उसके वर्क कल्चर में क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहला तो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, मतलब ये कि जो भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज है वो सेंट्रलाइज्ड है, कोई एक व्यक्ति या कुछ सेलेक्टेड व्यक्ति किसी भी चीज पे डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हायरार्की बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी और सीनियरिटी का जो एक रिलेशनशिप है उसमें दिक्कत है कि सीनियर जो बोल दिया वही सच है। आप अगर उनके अगेंस्ट कोई बात उठा दिए तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, मेमो जारी होगा, शोकॉज नोटिस जारी होगा। सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई सबॉर्डिनेट है वो आपके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर है, जो सुपीरियर है, उसका जो डिसीजन है वो हमेशा सही ही है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल इशू है हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर सेटअप है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। ये आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिल करके एक साथ काम करना होता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो शेयर करने को तैयार नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो इनसे शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट्स है, कोई ऐसा स्किल है जो इनके पास है पर ये इनको देने को तैयार नहीं है। और अगर मान लीजिए एक किसी भी तरह से सरकारी कागज और ये लेटर वेटर के थ्रू एक दूसरे के साथ आ भी गए तो इनके बीच में कोऑपरेशन नहीं बन पाता है। ये इनके एम्प्लॉइज को कुछ अलग तरीके से देखेंगे कि ये कहाँ से आ गए, मून से आ गए, कौन से प्लेनेट से आ गए। ये इनके एम्प्लॉइज को देखेंगे कि ये कहाँ से आ गए, तो दोनों में कोऑपरेशन की कमी हो जाती है। तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में एक समस्या ये भी है। उसके बाद मीन्स बट नॉट द एंड। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है दोस्तों गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर में, वो होता है प्रोसेस पर फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेस में दिक्कत हो जाएगी तो जो सर्विस डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। तो इस चक्कर में जो भी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होता है या फिर जो भी पब्लिक ऑफिसर होता है, वो कहते हैं ना कि आप कागज से एकदम स्ट्रांग रहिए। तो कागज स्ट्रांग करने के चक्कर में जो सर्विस डिलीवरी है, जो सर्विस है, ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो पाती है और ना ही वो टाइमली डिलीवर हो पाता है और ना ही सही व्यक्ति तक पहुंच पाता है। तो हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? माध्यम पे, ना कि जो हमारा एंड है उस पे। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल। सिंपल सी बात है, सपोज दैट कि कोई 55 ईयर्स का हो गया, ठीक, और ये मान के चलिए कि वो 25 से 30 साल पहले सर्विस ज्वाइन किया था। तो 25 से 30 साल के इस टाइम गैप में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट हुए, ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेशंस डेवलप हुए, अलग अलग लोगों की आवश्यकताएं, नीड, ये सब चेंज हुई। लेकिन उसके हिसाब से जो काम करने वाले हैं बेचारे, जो 55 साल के हो गए, उनके स्किल में, उनके काम करने के तरीके में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मिड कैरियर ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे यहाँ नहीं है। कुछ रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होते हैं पर उसमें बस खाली टाइम पास किया जाता है, तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो जो ट्रेंड पर्सनल की कमी है वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर में समस्या है। उसके बाद इरोजन ऑफ वर्क इथिक्स। हमने वही बताया कि कोई डिसिप्लिन नहीं। ऑफिस 10 बजे खुल रही है लेकिन आप पहुंच रहे हो 2 बजे, और 5 बजे आप निकल जा रहे हो, इवन 4:30 बजे निकल जा रहे हो। तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। एरोगेंस, मतलब हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम बाबू हैं, हम ये हैं, वो हैं, साहब हैं, पब्लिक हमारा नौकर है, ये है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है वो चीज़ें वर्क कल्चर को बिगाड़ के रख देती हैं। पंक्चुअलिटी नहीं है कस्टमर के साथ, मतलब एक वो रिलेशन है ही नहीं कि जो कस्टमर है वही सब कुछ है, उसी की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि कस्टमर अपनी जगह है, जहां हमारा फायदा है हम उसको देखेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है उसको समय के साथ हम एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। करप्शन है, रेड टेपिज्म है, एंडलेस पेपर वर्क है, इसके बारे में हम बात कर ही चुके। उसके बाद इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप। उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने क्या कह सकते हैं, उनका अपना लॉजिक है, उनका अपना काम है, उनको लेना है, तो वो बार बार इंटरफेयर करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर है वो पुअर हो जाता है। अगर हम बात करें कि हम कैसे अपने वर्क कल्चर को ठीक कर सकते हैं, तो एक हेल्दी वर्क कल्चर हम किसे बोलते हैं? हेल्दी वर्क कल्चर refers to the one where employees feel valued, safe, comfortable and plus with opportunity for the growth। सिंपल सी बात है, अगर हम समराइज करें, किसी भी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति अगर ये समझता है कि हाँ उसकी ऑफिस में कुछ वैल्यू है और वह सेफ है, मतलब ये कि उसको किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है, कंफर्टेबली वो काम कर सकता है
और उसके साथ साथ उसको ये समझ में आ रहा है कि आगे भी ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है, तो हम उस वर्क कल्चर को कहेंगे कि हेल्दी वर्क कल्चर है। और इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो वैल्यू है, सेफनेस है, कंफर्टेबिलिटी है या फिर अपॉर्चुनिटी है, इन सब चीज़ों को अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात कि इंक्रीज इम्प्लाई इंगेजमेंट। मतलब ये कि कोई भी काम है उसमें बॉस के साथ मिल करके या इम्प्लाइज आपस में मिल करके उनके साथ एक अटैचमेंट का एक आप कह सकते हैं कि अटैच्ड फील होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉई है तो वो अपने ऑफिस के साथ भी अटैच्ड है, ना केवल फाइनेंशियली बट साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली टू। ठीक है, तो अटैचमेंट फील होना चाहिए। उसके साथ साथ एम्प्लॉइज का रिटेंशन बढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो ऑफिस में बना रहे, लंबे समय तक बना रहे, जिसके लिए आप उसके समय समय पर आप पैसा बढ़ाते रहिए। समय समय पर उसका जो सपोज दैट कि कोई महिला काम कर रही है तो वो सिक्योर फील करे, इस तरह का कुछ करिए। अपवर्ड मोबिलिटी हो, मतलब लगातार वो ऊपर बढ़ता रहे जो भी इम्प्लाई है। उसके बाद वर्क फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जहां भी पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम कर दो। 5 डे इन वर्क होना, 5 डे इन अ वीक होना चाहिए वर्क। ओके, इस तरह की चीज़ें को हम अगर डेवलप करेंगे तो उनके वर्क में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो थोड़ा बहुत वर्क काम करने में चेंज उनको फील होगा। और जब चेंज फील होगा तो आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ेगा, और रिटेंशन अगर बढ़ेगा तो एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ना कि सिर्फ इम्प्लॉइज के और बॉस के बीच में, बल्कि इम्प्लॉइज इम्प्लॉइज के बीच में, इम्प्लॉइज और बॉस के बीच में, और साथ साथ बॉस और कस्टमर के बीच में, या फिर इम्प्लॉई और कस्टमर के बीच में। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा उतना हेल्थी वर्क कल्चर डेवलप होगा। इसके लिए अवेलेबिलिटी फिक्स टू स्लॉट हेयर एम्प्लॉइज ग्रीवांसेज, मतलब बॉस को ये हफ्ते में एक दिन बोल देना चाहिए, चलो इस सैटरडे को इतने बजे से इतने बजे तक हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली जो भी एम्प्लॉइज है, अगर मान लीजिए उनको रोज टाइम नहीं मिल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर स्लॉट फिक्स कर दे कि इस टाइम के बीच में जो भी कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है, वो अपनी समस्याएं रेज कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, जिसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड। ब्रांड सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वह ऐसा कोई काम कर रहा है जिसका मतलब आप उसमें दिन रात काम किए जा रहे हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कोई उसको समझ नहीं रहा है, कोई उसको जान नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है आप धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाएंगे। और जब डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आप उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। पर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर का ब्रांड अच्छा होगा, ब्रांडिंग अच्छी होगी, आप जो काम करते हैं आप अपने काम की वजह से रिकग्निशन पा रहे हैं, एक आपकी आइडेंटिटी बन रही है, एक आपकी पहचान बन रही है, तो आप उस ऑफिस के साथ जुड़े रहेंगे और उस ऑफिस के लिए और मेहनत और लगन से काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन क्या है किसी भी ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने कहा 360 डिग्री परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके लिए एक अलग से एक कमेटी होनी चाहिए जो उनके परफॉर्मेंस को देखेगी, समझेगी, ऑब्जर्व करेगी और उसको जो है उस तरह से अपना एपीआर और सीपीआर बनाएगी। साथ में मिड कैरियर ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय के साथ जो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं मतलब कि जो जनता है उनके एस्पिरेशंस, उनकी नीड बदल रही है। तो उस नीड और एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मिड कैरियर ट्रेनिंग देना चाहिए। उसके बाद रेगुलर फीडबैक लेना चाहिए फ्रॉम द नॉट ओनली एम्प्लॉइज बट ऑल्सो फ्रॉम द कस्टमर। आप फीडबैक लेंगे तो आपको अपने अंदर की समस्याएं समझ में आएंगी, तो इसकी वजह से आप अपने आप को समय के साथ अपग्रेड कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो सिटीजन चार्टर है उसको प्रॉपरली लागू करना चाहिए। उसके साथ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन टू हार्ड वर्किंग, जो भी मेहनत से काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आप एम्प्लाई आप मंथ का नाम निकाल दीजिए। और सिमिलरली जो भी आप प्रमोशन कर रहे हैं, जो भी आप रिवार्ड दे रहे हैं वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी भी किसी को फेवरेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, नेपोटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को साइड लाइन करना चाहिए।
उसके बाद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मस्ट बिकम मोर गोल ओरिएंटेड, मतलब ये कि प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान न दे करके हम अपने गोल पे ज्यादा ध्यान दें। तो ये सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन है। उसके साथ साथ जस्ट अ मिनट, उसके साथ साथ सेकंड एआरसी और क्या रिकमेंड करती है, एक नया वर्क एथिक्स डेवलप होना चाहिए जिसमें रिजल्ट पे हम ज्यादा ध्यान दें, प्रोसीजर को, मतलब प्रोसीजर के अलावा हम रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान दें। टीम स्पिरिट को हम डेवलप कर सकते हैं, इथिकल सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। उसके साथ साथ डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जो कि जो वर्क कल्चर है वो चेंज हो रहा है। जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हम कुछ पावर अपने सबॉर्डिनेट में दे दें, उनका इससे मोराल भी बूस्ट होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बूस्ट होगा, ठीक है, वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो हम डेलीगेशन ऑफ पावर का जो रूल है उसको हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशन विद द हायर अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल प्रगति जो एक प्लेटफॉर्म है उसके साथ उसके माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा आप अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका वर्क कल्चर है क्यों बेहतर होता है, क्यों बेहतर माना जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है कम्युनिकेशन का। जो प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों उसमें कम्युनिकेशन, जो बॉस है ऑफिस का वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज के साथ रह करके ही काम करता है, और इसी एम्प्लॉइज में से ही कोई प्रमोट होकर के बॉस बनता है। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल टाइप का होता है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है कि हर काम केवल लेटर और चिट्ठियों से ही हो, सामने सामने भी बात होती है। और उसके साथ साथ इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कस्टमर तक बहुत ही आसानी से पहुंचता है। तो बेटर कम्युनिकेशन होने की वजह से जो कस्टमर है वो उनको फीडबैक भी देते रहते हैं, इम्प्लॉइज जो है वो उनको अपने आइडियाज भी देते रहते हैं, तो जिससे उनका वर्क कल्चर बेहतर होता जाता है। उसके साथ साथ रिवार्ड्स, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छे वर्कर्स होते हैं, अच्छे एम्प्लॉई होते हैं, उनको समय समय पर रिवार्ड भी दिया जाता है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके मेहनत के अकॉर्डिंग, और जो भी रिजल्ट वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर में जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रीवांस रिड्रेसल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें कहीं बेहतर है जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर है उनसे। उसके बाद कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, फ्लेक्सिबल कोड ऑफ इथिक्स एंड फ्लेक्सिबल कोड ऑफ कंडक्ट है, और प्रैक्टिकल है, जो कि कोई भी इम्प्लाई, कोई भी जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकता है। और कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी पर्टिकुलर भी होता है। अगर उससे आप डेविएट करते हैं, उसको आप ब्रीच करते हैं, तो आपके ऊपर तुरंत एक्शन होता है, ना कि आपको कोर्ट कचहरी और ये सब प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं, इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर है वो कहीं बेहतर है जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर है उनसे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क कल्चर, प्राइवेट वर्क कल्चर और पब्लिक वर्क कल्चर में क्या डिफरेंसेज होते हैं, सेकंड एआरसी का क्या रिकमेंडेशन है, हेल्दी और पुअर वर्क कल्चर क्या होता है, और प्राइवेट वर्क कल्चर इतना बेहतर क्यों है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको सिंपली टेक्स्ट कर दीजिए टेलीग्राम पे, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।